नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती असेंबली में आज भी हंगामे, कार्रवाई बिना किसी काम के दिन भर के लिए मुलतवी। रियासत का साल 2012-13 का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट तरक्की और बहबूद पर मुबनी होगा, वजीर फाइनेंस अन्नमराम नारायण रेड्डी का दावा। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विजय लक्ष्मी की दरखास्त को हाईकोर्ट ने किया मुस्तरद। मैंने गलती नहीं की, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चंद्रबाबू नायडू का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन के हरदम रवैये से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर, गवर्नमेंट चीफ विप का रिमार्क। दिल्ली में इसराइली सिफारतकार की गाड़ी पर हमले की तहकीकात में पेशरफ, मुश्तबा अफराद पुलिस की तहवील में। और शाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में आज पेश की जाएगी करारदाद। हमास और हमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजीद हलाकतें। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। रियासती असेंबली में आज भी कुछ काम नहीं हो पाया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। जुमेरात को असेंबली इजलास की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, तेलुगु देशम ने शराब सिंडिकेट, टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई ने तेलंगाना करारदाद को पेश करने, जबकि सीपीएम ने नरेगा पर तहरीकात इल्तिवा पेश की। लेकिन स्पीकर एन मनोहर ने तमाम तहरीकात को नामंजूर कर दिया, जिसके साथ ही असेंबली में हंगामा आराई और नारेबाजी शुरू हो गई। इजलास के आगाज के 8 मिनट के अंदर ही कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इजलास फिर 1 घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ और अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज भी जारी रहा, जिस पर स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने कहा कि हुकूमत मंगल को इस पर बयान देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी अपोजिशन का मौक़िफ़ बरकरार रहा और स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए कार्रवाई को फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया और तमाम फ्लोर लीडर से अपने चैम्बर में आने की दरखास्त की। I request the floor leaders to please come into my chambers for a meeting. House adjourned for half an hour. जिसके बाद इजलास की कार्रवाई तीसरी बार 12:05 पर शुरू हुई तो ऐवान में शोरगुल जारी रहा, जिस पर उमूर मुकर्रना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलुगु देशम का एहतजाज मुनासिब नहीं है और सिर्फ सियासी मकासद के लिए ही ऐवान का वक्त जाय किया जा रहा है। श्रीधर बाबू ने इल्जाम लगाया कि तेलुगु देशम को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। हुकूमत हर मसले का जवाब देना चाहती है, लेकिन अपोजिशन ही खौफ खा रही है। उन्होंने टीआरएस अरकान से भी असेंबली की कार्रवाई खुशगवार अंदाज में जारी रखने के लिए ताउन की अपील की। अध्यक्ष, మేము వారు లేవనెత్తే ప్రతి అంశం పైన జవాబు చెప్తాము, చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాము। అయినా గాని ఈ రోజు కేవలం రాజకీయ ఉద్దేశంతో ఒక రాజకీయ లక్ష్యంతో చేస్తున్న కార్యక్రమం అధ్యక్ష। పసలేని వారి ప్రయత్నానికి ప్రజలందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష। ఏదైనా దమ్ముంటే, దాంట్లో ధైర్యం ఉంటే సభలో చర్చించబడాలి అధ్యక్ష। జవాబు చెప్తాం అధ్యక్ష। తెలుగుదేశం పార్టీ వారు చెప్పే ప్రతి అంశానికి తప్పకుండా జవాబు చెప్తాం। మరి ఈ రోజు కూడా వారు మరొకసారి అడుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష, మీరు చేస్తా ఉన్న ప్రయత్నం గంటన్నర సేపటి నుంచి కూర్చోబెట్టారు మమ్మల్ని అందరినీ, ఫ్లోర్ లీడర్స్ మీ అందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టారు। మేము విన్నాం అధ్యక్ష ఓ పక్షాన, వారు లీడర్ గారు కానీ డిప్యూటీ లీడర్ గారు కానీ వారికి సంబంధించిన మిత్రులు ఏ ఒక్క కోణంలో కూడా వెనుకాడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ రోజు ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం విషయంలో మేము మాట్లాడియబోమని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష। लेकिन अपोजिशन अरकान ने श्रीधर बाबू की दरखास्त को नजरअंदाज कर दिया और शोरगुल में मजीद शिद्दत पैदा कर दी, जिस पर स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने बरहमी का इजहार करते हुए अपोजिशन से मुतादिद बार अपीलें की। लेकिन अपोजिशन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल न आने पर उन्होंने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया।
उधर गवर्नमेंट चीफ व्हिप जी वेंकट रमना ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन की हठधर्मी की वजह से ऐवान की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले पर हुकूमत की जानिब से बयान देने के तयकुन के बाद भी अपोजिशन के हठधर्म रवैये से 3 दिन का वक्त जाया हो चुका है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर अपोजिशन का यह हठधर्म रवैया जारी रहा तो वक्त पर सवालात के भी जाया होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। वेंकट रमना ने बताया कि असेंबली सतह पर प्रजाराज्यम के कांग्रेस में इंजमाम से मुतालिक कार्रवाई को 16 तारीख को होने वाले सीएलपी इजलास में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सीएलपी के इजलास में जगन के हामी अरकान असेंबली को तलब नहीं किया गया है। रियासती वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा है कि 2012-13 का बजट तरक्की और बहबूद पर मुबनी होगा। मीडिया से बात करते हुए अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि बजट तैयार कर लिया गया है और 17 फरवरी को रियासती असेंबली में 12:10 पर बजट पेश किया जाएगा, जबकि काउंसिल में वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू बजट पेश करेंगे। अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि यह बजट कांग्रेस के मंशूर के मुताबिक होगा। उन्होंने अपोजिशन जमातों से बजट की पेशकशी के दौरान ताउन की अपील की। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत का साल 2012-13 का बजट 1,40,000 था 42,000 करोड़ रुपए के दरमियान होगा और गुज़िश्ता के मुकाबले इसमें 15-17% का इजाफा होगा। बजट को पेश करने से पहले 17 फरवरी की सुबह से काबीना में मंजूरी के बाद गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासजात की तहकीकात कराए जाने के लिए दाखिल की गई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस जी रोहनी और जस्टिस आशुतोष मेहता की बेंच ने विजयलक्ष्मी की दरखास्त को नाकाबिले समात करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि विजयलक्ष्मी ने गुज़िश्ता साल 17 अक्टूबर को तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर उनके दौर-ए-इक़्तिदार में बदउनवानियों और बेकायदियों का इल्जाम आयद करते हुए उनके असासजात की तहकीकात के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। विजयलक्ष्मी ने चंद्रबाबू नायडू के अलावा ईनाडू ग्रुप के सदनशीन रामोजी राव, तेलुगु देशम रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और दीगर 10 अफराद के नामों को भी अपनी दरखास्त में शामिल करते हुए उनके खिलाफ तहकीकात की दरखास्त की थी, जिस पर अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ तहकीकात करने की सीबीआई और सेबी को हिदायत दी थी। जब चंद्रबाबू नायडू ने 28 नवंबर को अदालत से रुजू होते हुए उनके खिलाफ तहकीकात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने के लिए दरखास्त दाखिल की थी, तो अदालत ने 14 दिसंबर को हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया था। तहाँ विजयलक्ष्मी की जानिब से फिर एक बार दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने आज फिर मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी विजयलक्ष्मी की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुकदमे को दूसरी हाई कोर्ट को मुंतकिल किए जाने की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया था। उधर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि मैंने कोई गलती नहीं की है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाईकोर्ट की जानिब से उनके खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद टीडीएलपी में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि शफाफ किरदार के हामिल अफराद के साथ हमेशा इंसाफ होता है। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी पर तंज करते हुए कहा कि अपने शौहर पर भरोसा न होने की वजह से विजयलक्ष्मी ने अपनी मुस्तरद करदा दरखास्त को दोबारा अदालत में पेश किया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर विजयलक्ष्मी जगन मोहन रेड्डी को काबू में रखती तो आज ये नौबत ही नहीं आई होती। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी को और खुद उनको किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है जिसके लिए किसी से साजबाज करना पड़े। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर ने उनके खिलाफ 35 बार अदालत से रुजू हुए थे और 25 बार तहकीकात के बावजूद भी उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए। चंद्रबाबू नायडू ने वाज़ेह किया कि आरटीआई के कमिश्नर्स के तकर्रुरात के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर को मकतूब रवाना करते हुए जांच कमेटी तश्कील देकर तकर्रुरात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। जगन के हामी रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने हाईकोर्ट की जानिब से विजयलक्ष्मी की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद किए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि एक ही नौयत के मुकदमात में हाईकोर्ट ने जुदागाना फैसले दिए हैं, जबकि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवामी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए सियासी एजेंडे के तहत असेंबली की कार्रवाई चलाई जा रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कोई गलती नहीं की है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन को अपनी गलती का एतराफ करते हुए तौबा करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्हू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में भी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 25 दरखास्तें दाखिल की गई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सियासी साजिश के तहत विजयलक्ष्मी की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दरखास्त दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुंह पर तमाचा है।
రెడ్డి గారు ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత కూడా సిగ్గు లేకుండా మరొకసారి వైఎస్ రాజశేఖర్కి సంబంధించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి उधर जगनमोहन रेड्डी की हामी रुकन असेंबली शोभा नागिरेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद किया है, उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है। मीडिया से बात करते हुए शोभा नागिरेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन को खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएसी के सदर आर प्रकाश रेड्डी ने भी इस बात का एतराफ किया है कि 1981 से लेकर अब तक 5000 एकड़ अराजियात को मनमानी तरीके से मख्तस किया गया है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू के दौर से लेकर किरण कुमार रेड्डी के दौर तक अराजी अलॉटमेंट की तहकीकात की जानी चाहिए। टीआरएस पार्टी 4 करोड़ अवाम के जज्बे की खातिर तेलंगाना करारदाद पेश करने का मुतालबा कर रही है तो तेलुगु देशम शराब का मामला उठाकर इसमें रुकावट पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली पी श्रीनिवास ने यह बात कही। उन्होंने इल्जाम लगा कि अहम अपोजिशन तेलुगु देशम अवामी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ तेलंगाना करारदाद को रोकने के लिए शराब के मामले पर हंगामा कर रही है। उधर बायाबाजू की जमातों ने इल्जाम लगाया कि रियासत में बदउनवान हुक्मरानी चल रही है। मीडिया से बात करते हुए सीपीआई के रुकन असेंबली जी मल्लेश ने कहा कि असेंबली में अवामी मसाइल के बजाय सियासी एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने असेंबली में तेलंगाना पर करारदाद पेश करने के मुतालबे को जायज करार दिया। सीपीएम के जे रंगारेड्डी ने असेंबली को सियासी प्लेटफॉर्म में तब्दील करने का इल्जाम आयद किया। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से विशाखापट्टनम में शराब सिंडिकेट के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के अलामती अर्थी भी निकाली गई। तेलुगु देशम कारकुन रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना के पुतले को शराब की बोतलें पहनाकर नजरातिश किया। एहतजाजी तेलुगु देशम कारकुनों ने शराब सिंडिकेट में मुलविस वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा किया। डीएससी 2012 के लिए आज से दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। दरखास्तें सिर्फ ऑनलाइन के जरिए ही कबूल की जाएंगी। रियासती हुकूमत की जानिब से 21,343 जायदादों के लिए ये दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। दरखास्तों का अमल 17 मार्च तक जारी रहेगा। आगे देखते हैं क्या है आज की हम खामी खबरें। दिल्ली में इसराइली सिफारतकार की गाड़ी पर हमले की तहकीकाती एजेंसियां मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही हैं। दिल्ली में पुलिस की जानिब से कई अफराद को तहवील में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने इसराइली सिफारतकार की गाड़ी पर किए गए हमले में हिंदुस्तानी हमलावर के मुलविस होने के इम्कान का भी जायजा ले रही है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने एक लाल रंग की बाइक का भी पता चलाने का दावा किया है जिसे हमले में इस्तेमाल किया गया था। मंगल और चारशंबे की रात पुलिस की जानिब से दिल्ली में कई मुकामात पर धावे किए गए हैं और मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस बैंकॉक में हुए बम धमाके को भी इस धमाके से जोड़ते हुए तहकीकात कर रही है। महाराष्ट्र की 10 म्युनिसिपैलिटीज के लिए आज गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान वोट डाले गए। मुंबई के बशमूल दीगर 10 म्युनिसिपैलिटीज के लिए 1244 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2.02 करोड़ राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी मुंबई के लिए हुई रायदही के लिए अवाम में जोश खरोश में कमी देखी गई है। मुंबई बल्दी इंतखाबात को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। मुंबई में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी और राज ठाकरे की एमएनएस के दरमियान टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। कई अहम शख्सियतों ने आज अपने वोट का इस्तेमाल किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लंदन में होने वाले 2012 के ओलंपिक मुकाबलों के लिए मुतनाज़ा कंपनी डो को स्पॉन्सर रखने की पुरजोर हिमायत की है। आईओसी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से लिखे गए मकतूब में भोपाल गैस सानहे के मुतासरीन के जज्बात से इत्तफाक करते हुए कहा कि आईओसी के डो के साथ 30 साल पुराने ताल्लुकात हैं और भोपाल सानहे के लिए डो को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आईओसी ने इस बात की भी वजाहत की कि डो केमिकल्स के साल 2000 तक यूनियन कार्बाइड कंपनी से किसी भी तरह की शराकतदारी नहीं थी। वाज़ेह है कि 2012 के ओलंपिक्स में डो को स्पॉन्सर के तौर पर शामिल किए जाने से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और मुल्क के कई मकामात पर भी इस सिलसिले में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए थे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के जारहाना बल्लेबाज युवराज सिंह ने कहा कि इलाज के पहले मरहले के बाद वो लंग ट्यूमर के मर्ज से निजात हासिल कर चुके हैं। अपने ट्विटर पेज पर युवराज सिंह ने कहा कि उनके डॉक्टर लॉरेंस ने उन्हें यह खुशखबरी सुनाई है कि वो ट्यूमर के मर्ज से बाहर आ चुके हैं। युवराज सिंह ने कहा कि डॉक्टर की जानिब से मौसूला प्याम के बाद वो बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं।
अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद ने जौहरी अज़ाइम के इजहार के बाद आलमी ताकतों से बातचीत की पेशकश की है। ईरान के जौहरी मसालतकार सईद जलील ने मंगल को एक मकतूब रवाना करते हुए ईरान की इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उधर अमेरिका ने ईरान की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। ईरान की जानिब से जौहरी अज़ाइम के बाकायदा ऐलान के बाद मगरबी ममालिक की जानिब से की जा रही तशवीश के इजहार और बाज़ ममालिक को ईरान की जानिब से तेल की फराहमी बंद कर दिए जाने के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी 5 रियासतों के नतायज के फौरी बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफे के क़वी इम्कानात पाए जाते हैं। शाम से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज करारदाद पेश की जाएगी। इस करारदाद में अरब लीग की तजवीज़ की वो शक़ भी शामिल है जिसमें सदर बशर अल असद से मुस्तफ़ी होने पर जोर दिया गया है। ताहम रूस ने अरब लीग की इस शक़ की शदीद मुखालिफत की है। रूस की जानिब से मसवदे में मुतादिद तब्दीलियों का मुतालबा किया गया है, लेकिन अरब लीग ने रूसी तब्दीलियों को मसवदे में शामिल करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब सदर बशर अल असद ने 2 हफ्तों के अंदर नए आइन पर रेफरेंडम कराने और 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने का भी ऐलान किया है। उधर शाम के सदर बशर अल असद ने तशद्दुद के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद मुल्क में अपने मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखा है। सदर असद की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वस्ती शहर हमस के अलावा हामा में भी अपनी बमबारी का फिर से आगाज कर दिया है। हमस में बमबारी की वजह से तेल की मरकजी पाइपलाइन तबाह हो गई है। अपोजिशन के इनकलाबी काउंसिल ने बताया है कि पाइपलाइन को लगी आग करीबी इलाकों तक फैल चुकी है। अपोजिशन नुमाइंदों का कहना था कि अवाम को खौफ और दहशत में मुब्तला करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह हमला किया गया है। शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दमिश्क के बाज़ इलाकों में फायरिंग भी की गई है। इस दौरान फ्रांस ने शामी अवाम की मदद के लिए 10 लाख यूरो का एक हंगामी फंड कायम करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी प्रोफेसर अकमलुद्दीन एहसान का कहना है कि आलमी बरादरी को शामी बहरान के हल के लिए फौजी मुदाखलत के इम्कान को मुस्तरद कर देना चाहिए। पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाले सेफ़रक़ी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ाई इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में होने वाले सेफ़रक़ी इजलास में ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद भी शिरकत करेंगे। आज वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। इजलास में बाहमी ताल्लुकात के अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अफ़गान मुफ़ाहमती अमल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान की जानिब से जौहरी अज़ाइम के ऐलान के बाद मग़रिबी ममालिक में पाई जाने वाली बेचैनी के दौरान मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। थाईलैंड के एक सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर खबर रसां इदारे AFP को बताया कि मंगल के रोज बैंकॉक में हुए नाकाम धमाकों का निशाना इसराइली सिफारतकार ही थे। थाई इंटेलिजेंस ओहदेदार का यह भी कहना था कि 3 ईरानियों पर मुश्तमिल कातिल टीम थी जिसने इसराइल के सिफारती अमले बशमूल इसराइली सफीर को निशाना बनाने की कोशिश की। थाईलैंड की पुलिस के मुताबिक उन्हें जख्मी बमबरदार के पास से ईरानी शिनाख्ती दस्तावेज भी बरामद हुआ है। थाईलैंड पुलिस की जानिब से बैंकॉक एयरपोर्ट पर भी एक ईरानी शख्स को तहवील में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने एतराफ़ किया है कि अमेरिका और अफगान हुकूमत ने तालिबान के साथ सेफ़रक़ी खुफिया मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने बताया कि बाकायदा तौर पर अमन मुज़ाकरात का चंद ही महीनों में आगाज़ अमल में आएगा। अमरीकी मैगजीन वॉल स्ट्रीट जर्नल को अपने इंटरव्यू में हामिद करज़ई ने बताया कि काबुल हुकूमत इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है और तालिबान क़यादत गैर मुल्की फ़ौज की वापसी की सूरत में ही अमन माहिदे के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे के मिसाइल हमले में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान के सरकारी टीवी के मुताबिक यह हमला सिपलगाह के इलाके में जुमेरात की सुबह किया गया। हमले में एक मकान पर 2 मिसाइल दागे गए जिससे मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े में हलाक अफराद की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासती असेंबली में आज भी हंगामे, कार्रवाई बिना किसी काम के दिन भर के लिए मुलतवी। रियासत का साल 2012-13 का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट तरक्की और बहबूद पर मुबनी होगा, वजीर फाइनेंस अलमराम नारायण रेड्डी का दावा। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विजयलक्ष्मी की दरखास्त को हाईकोर्ट ने किया मुस्तरद। मैंने गलती नहीं की, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चंद्रबाबू नायडू का रद्द अमल।
अपोजिशन के हठधन रवैये से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर, गवर्नमेंट चीफ विप का रिमार्क। दिल्ली में इसराइली सिफारतकार की गाड़ी पर हमले की तहकीकात में पेशरफ, मुश्तबा अफराद पुलिस तहवील में। और शाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में आज पेश की जाएगी करारदाद, हमस और हमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजीद हलाकतें। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।